बेलापुर गांव में मलिका नाम की एक बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती थी। वो दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उसके बाल भी उतने ही खूबसूरत थे। जिसकी नजर भी उस पर पड़ती तो दोबारा उसे देखे बिना नहीं रह पाता। उसके बाल बेहद ही घने, लंबे और रेशम की तरह मुलायम थे। उसके बाल उसके घुटनों जितने लंबे थे। अपनी खूबसूरती के घमंड के कारण मलिका किसी से भी बात नहीं करती थी। एक दिन वो खुद को शीशे में निहारते हुए कहती है, हाय मलिका, जैसा तेरा नाम है वैसे ही तू अपने नाम की तरह खूबसूरत है। उसने की मलिका। मलिका अपने बालों की बहुत ही ज्यादा देखभाल करती थी। एक रात सोते हुए मलिका जोर से चीखते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतना घबरा क्यों रही है? माँ, मैंने सपना देखा कि मेरे सारे बाल झड़ गए हैं और अब सब मुझे गंजी गंजी कह रहे हैं और मुझ पर जोर जोर से हंस रहे हैं। तूने कोई बुरा सपना देखा है मलिका? तू सारा दिन अपने बालों में ही खोई रहती है, इसीलिए तुझे ऐसे सपने आते हैं। अब तू परेशान ना हो और चुपचाप से सो जा। वो हर किसी से कोई ना कोई उपाय पूछती रहती थी और उस उपाय को जरूर अपनाती थी। विमला काकी, आपके बाल इस उम्र में भी इतने काले और घने कैसे हैं? बेटा, मैं अपने बालों में रोज रात को सोने से पहले नारियल का तेल लगाकर सोती हूँ, इसीलिए मेरे बाल घने और काले हैं। एक रोज मलिका नदी किनारे अपने बाल सुखा रही होती है। तभी गांव के राजकुमार आदित्य की नजर उस पर पड़ जाती है। वाह, कितने सुंदर और घने केश हैं इस स्त्री के, दिखने में भी बेहद ही खूबसूरत है। अब तो हम इसी से विवाह करेंगे। अगले दिन ही उसके बारे में पता लगवाकर राजकुमार अपनी शादी का प्रस्ताव मलिका के गरीब माता पिता के घर भिजवा देता है। हमारे राजकुमार आदित्य कुमार आपकी पुत्री मल्लिका से विवाह करना चाहते हैं। क्या आपको ये प्रस्ताव मंजूर है? हाँ हाँ, बिल्कुल। हमें ये प्रस्ताव मंजूर है। ये तो हमारा सौभाग्य होगा जो इस गांव के राजकुमार से हमारी बेटी का रिश्ता जुड़ेगा। जब भी कोई मलिका के बालों की तारीफ करता, वो इतराते हुए कहती, मलिका यार, तेरे बाल तो बहुत ही खूबसूरत हैं। अरे कहाँ यार, बहुत ही बेकार बाल हैं, बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं। लेकिन मन ही मन अपने बालों की खूबसूरती की तारीफ सुनकर वो बहुत खुश होती। एक बार उस गांव में हिमालय से एक बहुत पहुंची हुई वैद्य आती है, जिसके चर्चे सारे गांव में होते हैं। तभी मलिका को भी उसके बारे में पता चलता है। भाई, सुना है हिमालय से एक वैद्य आई है और वो सबको तरह तरह की दवाइयां दे रही है। वैद्य? फिर तो मुझे भी उससे मिलना चाहिए और अपने बालों को सदा ऐसे ही खूबसूरत रखने के लिए जड़ी बूटी लेनी चाहिए। मलिका उस वैद्य के पास जाती है और उससे कहती है, माताजी, मेरा नाम मलिका है और मैं अपने बालों से बड़ी परेशान हूँ। मेरे बाल ना बिल्कुल भी सुंदर नहीं है और बहुत झड़ते जा रहे हैं। मैं अपने रूखे सूखे झाड़ू जैसे बालों से बड़ी ही परेशान हूँ। मेहरबानी करके मुझे कोई ऐसी दवाई बताएं जिससे ये बच जाए। उस वैद्य ने जब देखा कि इतने खूबसूरत बाल होने के बाद भी वो ऐसा कह रही है, तो उसे समझते देर न लगी कि उसको अपने ऊपर कितना घमंड है। तो वो कहती है, हाँ हाँ ठीक है, तुम जैसा कह रही हो तुम्हारे बाल बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे और फिर कभी भी नहीं बदलेंगे। इसके बाद उस वैद्य ने कुछ औषधियां उठाई और उसके ऊपर काफी सारे मंत्र बोलकर मलिका को दे दिए और बोली, ठीक है, तुम जब भी अपने बालों में कुछ लगाओ तो पहले उसको इस डिबिया में रखना, उसके बाद लगाना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मलिका बड़ी ही खुश हुई। फिर वो डिबिया लेकर वापस आ गई। इसके बाद तो वो जब भी बाल धोने जाती तो अपना शैम्पू पहले उस डिबिया में डाल लेती और जब तेल लगाने जाती तो पहले उस तेल को उस डिबिया में रखती, फिर लगाती। देखते ही देखते 1 महीने के अंदर मलिका के सारे बाल झड़ गए और वो गंजी हो गई। ये देखकर मलिका बहुत परेशान हुई और किसी तरह अपना गंजापन छुपाते हुए वैद्य जी के पास पहुंची और बोली, माताजी, ये आपने मुझे किस तरह की डिबिया दे दी? उसका इस्तेमाल करने से तो मेरे पूरे बाल झड़ गए और मैं पूरी तरह गंजी हो गई। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तुम परेशान मत हो, तुम्हारे झाड़ू जैसे बाल पूरी तरह से चले गए हैं। अब तुम्हारे बिल्कुल वैसे ही बाल आएंगे जैसा तुम चाहती हो। इतना कहने के बाद वो महिला वहां से गायब हो गई। मलिका ये देखकर हैरान हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन मेरे पास उस वैद्य की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। कुछ दिनों बाद उसके सिर पर सचमुच में लंबे, रूखे और झाड़ू के समान बाल आ गए।
जिस वजह से वो बड़ी भयानक दिखने लगी। एक दिन शीशे के आगे बैठी मलिका खुद को आईने में देखती है तो सोचती है, कुछ दिनों में मेरी शादी राजकुमार से होने वाली है। अगर उन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया तो वो पक्का ही इस विवाह के लिए मना कर देंगे। वो इतना सोच ही रही होती है कि तभी राजकुमार के सैनिक राजकुमार का संदेशा लेकर आते हैं। कल महल में राजकुमार के जन्मदिन का आयोजन है और राजकुमार जी ने आपको इस समारोह में आने के लिए आमंत्रित किया है। कुछ देर सोचने के बाद मलिका कहती है, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। हमारे यहाँ शादी से पहले दुल्हन को देखना अपशगुन माना जाता है, तो मैं समारोह में घूंघट करके आऊंगी और कोई भी मुझे चेहरा दिखाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। उधर जैसे ही राजकुमार को ये बात पता चलती है, वो मुस्कुराकर मलिका की शर्त को मान लेते हैं। अगले दिन मलिका सुंदर सा रेशम का दुपट्टा सर पर ओढ़े घूंघट करके राजकुमार के महल पहुंच जाती है। दावत में तरह तरह के पकवान बने हुए थे। महल में नाच गाने से रौनक हो रखी थी। चारों ओर खुशी का माहौल था कि तभी अचानक तेज हवा चलती है और मलिका का दुपट्टा उड़कर राजकुमार के चेहरे पर गिर जाता है। राजकुमार जैसे ही उस दुपट्टे को अपने चेहरे से हटाता है तो उसकी नजर मलिका पर आ पड़ती है। उसको देखते ही राजकुमार चीख उठता है, तुम भयानक औरत कौन हो और मेरी मलिका कहाँ है? तुम तो कोई चुड़ैल या डायन नजर आती हो। तुम तुरंत ही यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। मलिका भागकर वहां से चली जाती है। अब उसे समझ आ चुका था कि उसे अपने घमंड की सजा मिल चुकी है। उधर राजकुमार आदित्य ने मलिका को ढूंढने के लिए सैनिक भेज दिए थे। मलिका ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर नकली बालों की एक लंबी चोटी बनाई और उसे सुंदर सुंदर फूलों से सजा दिया और अपने कांटेदार झाड़ू जैसे बालों को पूरी तरह से हटाकर उस नकली चोटी को अपने सिर पर चिपका लिया और राजकुमार से मिलने गई। मलिका को सुंदर बालों के साथ देखते ही वो झट से विवाह कर लेता है। मलिका हमेशा सोचती रहती, अगर राजकुमार जी को मेरी सच्चाई का पता चल गया तब ना जाने क्या होगा। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन मलिका राजकुमार के साथ महल की बालकनी में खड़ी थी कि तभी वहां एक चील आई और उसकी चोटी उठाकर ले गई। राजकुमार उसको देखकर बड़ा हैरान होता है। मलिका का गंजापन देखकर वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम्हारा गंजा सिर अगले 10 दिनों तक बिना बालों के रहा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इतना कहकर राजकुमार वहां से चला जाता है। मुझे कैसे भी करके उस बूढ़ी वैद्य महिला को ढूंढना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी। अब तो वही मेरी शादी बचा सकती है। अगले दिन सुबह मलिका उस वैद्य को ढूंढने हिमालय के जंगलों में चली जाती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। फिर थक हार कर उसे जंगल में एक मंदिर दिखाई देता है। वो उस मंदिर में जाकर बैठ जाती है और माता की मूर्ति के सामने जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके सामने वन देवी प्रकट होती है। वो वही बूढ़ी वैद्य महिला थी। तभी मलिका उससे कहती है, माता, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अपने लंबे काले घने रेशमी बालों को लेकर जो मैंने घमंड किया था, उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। अब मैं कभी खुद पर घमंड नहीं करूंगी। कृपा करके आप मुझे मेरे बाल वापस कर दीजिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, यही तुम्हारे लिए काफी है। इसके बाद वन देवी उसे आयुर्वेदिक तेल की शीशी देते हुए कहती हैं, यह लो पुत्री, इस तेल को रात को सोने से पहले अपने सिर पर लगा लेना। सुबह तक तुम्हारे सारे बाल तुम्हें वापस मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, याद रहे, आज के बाद अपने बालों और चेहरे की खूबसूरती को लेकर कभी घमंड मत करना। इतना कहकर वन देवी गायब हो जाती है। फिर मलिका वो शीशी लेकर अपने घर आ जाती है और रात को सोने से पहले वन देवी का ध्यान करते हुए वो उस तेल को अपने बालों में लगा लेती है। अगले दिन सुबह जब वो उठती है तो उसके लंबे काले घने और रेशमी बाल वापस आ चुके होते हैं। ये देख वो बहुत खुश होती है। मेरे बाल मेरे बाल मुझे वापस मिल गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वन देवी माँ। वन देवी की जय हो, जय हो, जय हो। उधर जैसे ही राजकुमार मलिका को वापस अपने बालों के साथ देखता है तो वो भी बहुत खुश होता है और उसे अपने साथ वापस अपने महल ले जाता है। इसके बाद दोनों खुशी खुशी महल में रहने लगते हैं। जंगल के बीचों बीच 5 बहनों को बांध कर रखा गया है, वो भी लोहे की जंजीरों से। कोई हिल भी नहीं पा रहा है। उनके सामने रमेश, बिमला, नंदिनी और बिमला के बाकी 4 बेटे खड़े हैं। उनके हाथ में जलती हुई मशालें हैं। रमेश जोर जोर से हंस पड़ता है। कौन बचाएगा तुम लोगों को? यहाँ हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है। अब हम तुम सभी को जलाकर राख कर देंगे।
ये बोलकर वो चारों लोगों की तरफ आग लगा देते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तुम लोग हमें रोक नहीं पाओगे। अब क्या होगा? क्या पांचों बहनें बच पाएंगी? मगर इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? आखिर किस काम से रोकने की बात हो रही है? ये जानने के लिए इस कहानी को शुरू से शुरू करना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत होती है राधेगंज नाम के एक गांव से, जहां अंजलि, शेफाली, अनुराधा, माधुरी और पायल नाम की 5 बहनों का जन्म हुआ। पायल को जन्म देने के बाद उनकी माँ का देहांत हो गया और कुछ ही दिन बाद उनके पिता भी चल बसे। उन 5 बहनों में से अंजलि सबसे बड़ी थी, इसीलिए अंजलि ने ही काम करके सबका पेट भरने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। मगर एक छोटी सी बच्ची को कौन काम देगा? इधर उधर घूमने के बाद भी अंजलि को काम नहीं मिला। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, आज भी हम सबको भूखा सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं दीदी, हम भूखे ही सो जाएंगे, आप उदास मत हो। हम दोनों तो सो जाएंगे शेफाली, लेकिन बाकियों का क्या होगा? ये पायल तो इतनी छोटी है, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। दीदी, मुझे लगता है हमें ऐसे कोई काम नहीं देगा। हम छोटे हैं, हमसे क्या ही काम करवाएगा कोई? इससे अच्छा हम कुछ और करते हैं। और क्या करें शेफाली? आज गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि गांव में एक बहुत बड़ा जादूगर आने वाला है और जादू देखने के लिए टिकट लेना पड़ेगा। एक टिकट की कीमत 100 रुपए है। हम भी तो जादू सीख सकते हैं दीदी, जादू सीख कर सभी को दिखाएंगे और पैसा कमाएंगे। हाँ, ये तूने सही कहा शेफाली। इसके बाद अंजलि ने खुद से ही कुछ जादू का करतब करना सीख लिया और इधर उधर घूमकर लोगों को दिखाने लगी। जादू का खेल तो सबको पसंद होता है, इसीलिए जादू देखने के बाद सब लोग अंजलि को पैसे भी देने लगे। उन पैसों से अंजलि घर चलाने लगी। ऐसे ही समय बीतता गया, सभी बड़े होने लगे और 5 बहनें मिलकर जादू का खेल दिखाने लगी। ये करते करते 5 बहनें जवान हो गई। दिन भर 5 बहनें यहाँ वहाँ घूमकर जादू का खेल दिखाती और शाम को घर लौटकर सभी अंजलि को सारे पैसे दे देती हैं। 5 के बीच बहुत प्यार होता है। ये लीजिए अंजलि दीदी, आज जादू का खेल दिखाकर बस इतना ही हो पाया। आज मेरा भी ज्यादा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हर रोज एक जैसा थोड़ी होता है। हम 5 ऐसे ही एक साथ रहेंगे और सारा सुख दुख एक साथ बांट लेंगे। तभी वहां पर गांव के मुखिया जी आते हैं। अरे मुखिया जी, आप यहाँ आइए, बैठिए ना, बोलिए क्या बात है? अंजलि, हम गांव वाले तुम 5 से बहुत प्यार करते हैं। तुम लोगों की शादी की उम्र हो गई है, तुम लोगों के माता पिता जिंदा नहीं हैं, इसलिए तुम लोगों की शादी का भार तो हम गांव वालों को ही उठाना पड़ेगा ना। शादी करके घर बसाना कौन नहीं चाहता मुखिया जी, मगर हमसे शादी करेगा कौन? वही तो बताने आया हूँ। मेरे पास तुम लोगों के लिए एक रिश्ता है। यहाँ से बहुत दूर एक गांव है रतनपुरा, वहाँ बिमला नाम की एक औरत रहती है। उनके 5 बेटे और एक बेटी है। अपने 5 बेटों के लिए वो लड़कियां ढूंढ रही है। अगर तुम लोगों की सहमति हो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। सहमति तो है मुखिया जी, मगर हम यहाँ वहाँ जादू का खेल दिखाकर किसी तरह गुजारा करते हैं। हम दहेज कहाँ से देंगे? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, हम गांव वाले चंदा जमा करके दहेज का इंतजाम कर लेंगे। मुखिया जी शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। बिमला को 5 लड़कियां पसंद आती हैं। वो दहेज में 5 लाख रुपए की मांग करती है। मुखिया जी मान जाते हैं और सभी गांव वाले मिलकर दहेज का सारा पैसा बिमला के हाथों में दे देते हैं। 5 बहनों की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती हैं। आज मेरा सपना सच हो गया, आज हम 5 को एक घर मिल गया। लेकिन अंजलि की खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं। 2-3 दिन बाद से ही 5 बहनों पर अत्याचार शुरू हो गया। बिमला 5 से घर के सारे काम करवाने लगी। उनकी ननद नंदिनी भी 5 पर हुकूमत करने लगी। ए भाभी, मेरे कपड़े धो देना। और वो सबसे छोटी वाली, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पायल है। हाँ पायल, इधर आओ, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबा दो। वो 5 बस यही करने लगी। अंजलि का पति रमेश भी अंजलि को मारने पीटने लगा। सिर्फ रमेश ही क्यों, रमेश के चारों भाई ऐसा ही बर्ताव करने लगे। मगर अंजलि को पता है कि वो लोग अभी गांव वापस नहीं जा सकती, क्योंकि गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से उन लोगों की शादी करवाई है। इसीलिए वो लोग सब कुछ चुपचाप सहने लगी। ऐसे ही 1 साल बीत गया। एक दिन शाम को बिमला, नंदिनी और बिमला के 5 बेटे एक कमरे में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। अंजलि कमरे में बाहर से सब कुछ सुनने लगती है। 1 साल हो गया है शादी को, अब इन लोगों को खत्म करने की बारी आ गई है। कल रात को करेंगे माँ, जब ये सब सो रही होंगी तब इन लोगों का काम तमाम कर देंगे। हाँ, तभी तो भैया लोगों की फिर से शादी होगी और घर में दहेज का खूब ढेर सारा पैसा आएगा। ये सुनने के बाद अंजलि को सब कुछ पता चल जाता है कि ये लोग हर साल नई नई शादियां करते हैं
और दहेज के पैसों से ही घर चलाते हैं। कमरे के अंदर से बिमला कहती है, मगर ये काम करेंगे कब? अंजलि डर जाती है। वो तुरंत अपनी बाकी बहनों को ये बात बताती है और उसी रात चुपके से उस घर से पांचों बहनें भाग जाती हैं। भागते भागते वो एक जंगल में पहुंच जाती हैं। अंजलि दीदी, हमने क्या सोचा था और क्या हुआ? हम तो बस एक घर चाहते थे। वही तो, पता नहीं अब क्या करेंगे। गांव वापस भी नहीं जा पाएंगे और इन लोगों के सामने भी नहीं जा सकते, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे। इससे अच्छा हम खुद ही आत्महत्या कर लेते हैं, सारा दुख खत्म हो जाएगा। ये बात बोलते ही वहां हवा चलने लगती है, पेड़ पौधे सब कुछ हिलने लगते हैं और उन लोगों के सामने एक पिशाचिन प्रकट होती है। इस जंगल में ये काम गलती से भी मत करना, नहीं तो मेरी तरह इस जंगल में ही हमेशा हमेशा के लिए भटकती रहोगी। मैं तुम लोगों को जानती हूँ, तुम सब बहुत अच्छी हो, मैं तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ। मदद? कैसी मदद? तुम लोगों को जादुई खेल दिखाती थी ना, मैं तुम लोगों को असली जादुई शक्ति दे सकती हूँ, जिससे तुम लोग उन शैतानों से बदला ले सकती हो। हाँ, हमें चाहिए जादुई शक्ति। ठीक है अंजलि, तुम सबसे शक्तिशाली बनोगी। शेफाली, तुम आग से ज्वाला निकाल सकोगी। अनुराधा, तुम पानी निकाल सकोगी। माधुरी, तुम जितनी मर्जी लंबी हो सकोगी। और पायल, तुम एक चुटकी में कहीं भी पहुंच सकोगी। ये बोलकर वो पिशाचिन गायब हो जाती है। पांचों में जादुई शक्ति आ जाती है। तो चलो अब उन लोगों से बदला लेते हैं। पता नहीं उन लोगों ने कितनी सारी लड़कियों का सर्वनाश किया है, अब और नहीं करने देंगे। ये बोलकर पायल अंजलि का हाथ पकड़ती है, अंजलि शेफाली का, और इसी तरह सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और पायल सभी को लेकर एक चुटकी में वहां से गायब हो जाती है। वो लोग बिमला के घर के सामने आ जाते हैं। वाह, ये शक्ति तो कमाल की है। तभी वहां रमेश घर के बाहर आ जाता है। अच्छा, तो तुम लोग मरने के लिए आ गए? हाँ, मरोगे तो तुम लोग, हम लोग बदला लेने आए हैं। जरा जरा पीछे मुड़कर तो देखो। पांचों मुड़कर देखती हैं और तभी बिमला, नंदिनी और बाकी 4 लड़के एक एक डंडा लेकर उन लोगों के सिर पर मारते हैं। वो लोग बेहोश हो जाती हैं। पांचों को जब होश आता है तब वो सब देखती हैं कि उन लोगों को जंगल के बीचों बीच बांध कर रखा गया है, वो भी लोहे की जंजीरों से। कोई हिल भी नहीं पा रहा है। उनके सामने रमेश, बिमला, नंदिनी और बिमला के बाकी 4 बेटे खड़े हैं। उनके हाथ में जलती हुई मशालें हैं। रमेश जोर जोर से हंस पड़ता है। कौन बचाएगा तुम लोगों को? यहाँ हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है। अब हम तुम सभी को जलाकर राख कर देंगे। ये बोलकर वो लोग चारों तरफ आग लगा देते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तुम लोग हमें रोक नहीं पाओगे। मगर उन लोगों को क्या पता था कि अब इन 5 बहनों में जादुई शक्तियां हैं। अनुराधा तभी मुंह से पानी निकालकर आग बुझा देती है। वो लोग चौंक जाते हैं। अंजलि अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लोहे की जंजीर तोड़ देती है और बाकियों की जंजीर भी तोड़ देती है। अरे बाप रे, ये लोग तो चुड़ैल हैं, भागो भागो। वो लोग भागने लगते हैं और जंगल में खो जाते हैं। इन लोगों को मैं ढूंढ कर लाती हूँ। माधुरी बहुत लंबी हो जाती है। इतनी लंबी होने के कारण वो आसानी से बिमला, नंदिनी और बाकियों को ढूंढ निकालती है और सभी को एक पेड़ के साथ बांध देती है। अब देखो मेरा कमाल। ये बोलकर शेफाली अपने हाथों से आग निकालती है और उस आग में सभी जलकर राख हो जाते हैं। 5 बहनों को इंसाफ मिलता है। वो लोग बहुत खुश होती हैं। ये लोग अब और किसी भी लड़की का सर्वनाश नहीं कर पाएंगे। इसके बाद 5 बहनें जंगल में शांति से बस जाती हैं और खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करने लगती हैं।